हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज हम लोग गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, इन सब से जो है संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वही सब क्वेश्चन जो है वो सब जो है इसमें प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गरीबी के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो गरीबी के कितने प्रकार होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक निरपेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी जिसे वास्तविक गरीबी भी कहते हैं या पूर्ण गरीबी भी कहते हैं या फिर पूर्ण गरीबी कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। दूसरा क्या होता है? सापेक्ष गरीबी या इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। ठीक है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? तो इसमें जो है जो व्यक्ति के पास क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है उनकी है उनका ही अभाव होता है। ठीक है। निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति की पास जो है उनकी मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं होती। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? तो रोटी कपड़ा मकान होती है। ठीक है। रोटी कपड़ा मकान जो है ये उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिनका जो है निरपेक्ष गरीबी में लोगों के पास अभाव होता है। ठीक है। उन्हें ही निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? तो इसमें जो है मूलभूत आवश्यकताएं जितनी वो तो सभी के पास होती है सापेक्ष गरीबी, लेकिन किसी व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ कम होती है तो तुलना की जाती है, एक के सापेक्ष दूसरे से तुलना की जाती है, तो यही सापेक्ष गरीबी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2। गरीबी के 2 प्रकार है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? ए है दांडेकर समिति, बी है लकड़वाला समिति, सी है अलग समिति, डी है नरसिम्हन समिति। तो इसमें कौन सी जो है समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, नरसिम्हन समिति। ठीक है। नरसिम्हन समिति जो है यहाँ गरीबी से संबंधित नहीं है। दांडेकर समिति कब जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1971 में। लकड़वाला समिति ने कब प्रस्तुत की थी? तो इसने 1993 में। कब की थी? 1993 में। अलग समिति ने 1979 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। 1979 में प्रस्तुत की थी। बनी कब थी अलग समिति? तो 1977 में बनी थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1979 में। लकड़वाला समिति कब बनी थी यानी गठित हुई थी? तो 1989 में गठित हुई थी और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है। तो अलग समिति ने किस आधार पर गरीबी का मापन किया था? तो पहली बार इसने कैलोरी के आधार पर किया था। अलग समिति ने पहली बार कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन किया था। अलग समिति ने कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन जो ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि 2400 केजी जो है 2400 किलो कैलोरी पर डे ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता होती है और 2100 कैलोरी पर डे जो है शहरी क्षेत्र में। ठीक है। कैलोरी की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है। और लकड़वाला समिति ने किस आधार पे किया था? लकड़वाला समिति ने तो इसने न्यूनतम उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पर उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पे इसने अपनी जो है गरीबी का मापन किया था। ठीक है। गरीबी का मापन जो है उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पे लकड़वाला समिति ने गरीबी का मापन किया था। ये लकड़वाला समिति का हो गया। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में गरीबी सूचकांक कितने संकेतों के आधार पर जारी किए जाते हैं? ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 14। तो भारत में गरीबी सूचकांक कितने संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12। कितने? 12। कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है। अगर पूछे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब से? तो 2010 से। ठीक है। 2010 से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ए है 2012, बी है 2013, सी है 2014, डी है 2015 में। तो रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? गरीबी के निर्धारण से संबंधित थी जो
तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2014 में। कब प्रस्तुत की थी 2014 में। गठित कब हुई थी तो 2012 में गठित हुई थी और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2014 में। ठीक है, इसने जो है अपना गरीबी का जो है गरीबी मापन का क्या आधार किस आधार पे गरीबी का मापन किया था रंगराजन समिति ने। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूनतम उपभोग व्यय सूचकांक के न्यूनतम उपभोग व्यय विधि के आधार पे इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गरीबी का से संबंधित जो थे। और इसने बताया कि भारत में कितने प्रतिशत गरीबी है तो 29.5% गरीबी भारत में। सी रंगराजन समिति के आधार पे इन्होंने बताया कि भारत में 29.5% गरीबी है। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए जो है पर मंथ तो जो है 972 रुपये पर मंथ का खर्च है, 972 रुपये पर मंथ का खर्च और पर डे का 32 रुपये पर डे का खर्च ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में कितना है तो शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये पर मंथ और 47 रुपये पर डे। ठीक है, यदि भूल जाते हैं आप लोग कन्फ्यूजन रहती है तो 972 है, एक 972 है तो लास्ट में यहाँ पे 2 आया है, 2 इसमें भी 2 तो 972 32 1407 है तो 47 4 7 47। ठीक है, तो इस तरह आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी का उन्मूलन करना था। ए है 5वीं, बी है 6वीं, सी है 7वीं, डी है 8वीं। तो किसका लक्ष्य था गरीबी का उन्मूलन किस 5 ईयर प्लान का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए 5वीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। ए है 1990 में, बी है 1991 में, सी है 1992 में, डी है 1993 में। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1992 में किया गया था। कब किया गया था 1992 में। तो इसका जो है क्यों किया गया था तो अल्पसंख्यक जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इसमें जो है 5 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन से थे तो जब इसका गठन किया गया था तो इसमें थे पहले मुस्लिम था एक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी थे। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था। लेकिन 2014 में इनमें एक और धर्म जोड़ा गया, जैन धर्म को भी इसमें 2014 में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन जब किया गया था इन छाओं का जो है इनका गठन जो है इन छाओं के अल्पसंख्यक जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, इन लोग का नाम याद रखिएगा जितने भी धर्म हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। निर्धनता की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया है। ए है मार्क्स ने, बी है स्पेंसर ने, सी है ऑस्कर लेविस ने, डी है भीमराव अंबेडकर ने। तो निर्धनता की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑस्कर लेविस ने। निर्धनता की संस्कृति का विचार जो है ऑस्कर लेविस ने। यदि कहे निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया है। निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत तो नरकसे कौन है नरकसे ने दिया। ठीक है, नरकसे, इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो निर्धनता की संस्कृति का विचार दिया है ऑस्कर लेविस ने। कब 1958 में। ठीक है, और निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत नरकसे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 1999 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। इसमें जो है 1980 में जो लागू की गई थी 1980 में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम
ठीक है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को भी 1980 में जो कि लागू किया गया था, इसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल 1999 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू की गई थी, उसमें IRDP को शामिल कर दिया गया है। ठीक है। और किसके द्वारा इसे जो है शुरू किया गया था, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? ए है धारा 496, बी है धारा 497, सी है धारा 498, डी है धारा 499। तो किस धारा के अंतर्गत पत्नी अपने पति की दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा 498 के तहत। बुक में 497 दिया है, लेकिन आंसर क्या है? 498। 497 क्या है? तो कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ बिना उसकी अनुमति के संबंध नहीं बना सकता है। ठीक है। ये है 497 में। 498 में शिकायत के बारे में बात की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किया है। ए है सदरलैंड ने, बी है राम आहूजा ने, सी है DR टैफ्ट ने, डी है CH कूले ने। तो किसने किया है, वर्गीकृत किया है? आंसर क्या जो यहाँ बी, राम आहूजा ने। किसने? राम आहूजा ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, जातिवाद के कितने स्वरूप हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो कितने स्वरूप है जातिवाद के? 2 स्वरूप है। आंसर क्या जगह बी, 2 स्वरूप। एक व्यवहारिक है, एक व्यवहारिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक स्वरूप है। व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप है जातिवाद के। क्वेश्चन नंबर 12 है, सचिन तेंदुलकर समिति अपने गरीबी रेखा निर्धारण हेतु अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ए है 2005, बी है 2009, सी है 2010, डी है 2012। तो कब प्रस्तुत की थी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, 2009 में। कब प्रस्तुत की थी? 2009 में। कब गठित हुआ था? तो 2005 में सचिन तेंदुलकर समिति गठित की गई थी। ठीक है। इसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गरीबी थी? तो कितनी थी? 21.9% थी। कितनी थी? 21.9%। सी रंगराजन समिति के अनुसार कितनी थी? तो सी रंगराजन के अनुसार 29.5% थी। ठीक है। दोनों को ही साथ में याद करते चलिए। सचिन तेंदुलकर समिति ने, इसने भी जो है न्यूनतम व्यय उपभोग व्यय विधि के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। न्यूनतम व्यय विधि के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। इसका गठन 2005 में किया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2009 में। इसने इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना खर्च? तो इसका 816 रुपये पर मंथ और पर डे का 27 रुपये पर डे का। ठीक है। और शहरी क्षेत्र में खर्च कितना? तो 1000 रुपये पर मंथ और 33 रुपये पर डे का। ठीक है। 33 रुपये पर डे का। सी रंगराजन समिति में कितना था? तो ग्रामीण क्षेत्र में 972 था और 32 रुपये पर डे का। 972 पर मंथ था, 32 रुपये पर डे का था। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये पर मंथ था और 47 रुपये पर डे। ठीक है। तो इसको दोनों ही साथ में लेके चलिए, कन्फ्यूज़न न रहे। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी मापन के कितने आयाम बताए? ए है 4, बी है 5, सी है 7, डी है 8। तो कितने बताए हैं? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है राम मनोहर लोहिया। तो कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक? आंसर क्या हो जाएगा? सी, भीमराव अंबेडकर है। कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक? भीमराव अंबेडकर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। ए है मैक्स वेबर, बी है फेयरचाइल्ड, सी है दुर्खिम, डी हर्बर्ट ब्लूमर। तो दहेज वह संपत्ति या
संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या उनके निकट संबंधियों द्वारा दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट फेयर चाइल्ड का है। किसका है? फेयर चाइल्ड का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी है? ए श्रीनिवासन, बी है JR रेले, सी आशीष बोस, डी एस चंद्रशेखर। तो बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आशीष बोस ने दी है। किसने दिया? आशीष बोस ने। बीमारू से क्या मतलब है? बीमारू, ठीक है, बीमारू, ठीक है। BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश MP, और R से राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश, ठीक है, UP हो गया। तो बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस ने दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधारित है। ए है जाति संघर्ष से, बी है वर्ग संघर्ष से, सी है प्रजाति संघर्ष से, डी है पीढ़ी अंतराल से। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्ग संघर्ष से। इसका जो है सिद्धांत किसने दिया है? तो इससे संबंधित है, मार्क्स से संबंधित है वर्ग संघर्ष सिद्धांत से, क्रोजर भी संबंधित है, और डेरेन ड्वार्फ भी संबंधित है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए है मैक्स वेबर, बी है जॉर्ज सीमेल, सी RK मर्टन, डी है पार्सन्स। तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, जॉर्ज सीमेल ने। किसने की? जॉर्ज सीमेल ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए है सोरोकिन, बी है बोगार्स, सी है लिप्सेट एवं बेंडिक्स, डी है मैकाइवर और पेज ने। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, मैकाइवर और पेज ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष मैकाइवर और पेज ने, और आंतरिक और बाह्य संघर्ष जॉर्ज सीमेल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाज में संघर्ष का सकारात्मक प्रकार किसने दिया है? ए है जॉर्ज सीमेल ने, बी है कार्ल मार्क्स ने, सी है वेबर ने, डी है चोमास्की ने। तो समाज में संघर्ष का सकारात्मक प्रकार किसने दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, जॉर्ज सीमेल ने। आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष का सकारात्मक प्रकार भी दिया है और आंतरिक और बाह्य संघर्ष भी बताया, आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा भी दिया है जॉर्ज सीमेल ने, ठीक है। संघर्ष का सकारात्मक प्रकार समाज में जॉर्ज सीमेल। कार्ल मार्क्स के बारे में अभी बताया, वर्ग संघर्ष से संबंधित है। चोमास्की किसे? तो सामाजिक जो है भाषा अधिगम का सिद्धांत, भाषा अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है चोमास्की, ठीक है, भाषा अधिगम के सिद्धांत से चोमास्की। क्वेश्चन नंबर 21 है, घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, धारा 3 में। किसमें? धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। घरेलू हिंसा एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 2005 में आया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं इसमें। घरेलू हिंसा में 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं, ठीक है, 37 धाराएं घरेलू हिंसा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 है, घरेलू हिंसा अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? अभी मैंने ऊपर बताया कितने हैं, 2 अध्याय या 30 धाराएं, 5 अध्याय या 32 धाराएं, 2 अध्याय या 37 धाराएं, 5 अध्याय या 37 धाराएं। तो कितनी है? 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, IPC की कौन सी धारा दहेज प्रताड़ना पर दंड से संबंधित है? ए है 376, बी है 372, सी है 173 ए, डी है 405 या 406। तो IPC की कौन सी धारा दहेज प्रताड़ना पर दंड से संबंधित? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी 113 ए हो जाएगा। जो है धारा में दहेज जो है, दहेज के लिए किसी महिला को यदि प्रताड़ित किया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसमें जो है 100 धारा ए लगेगा, ठीक है, उसके लिए। 376 किससे संबंधित है? तो 376 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है,
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको जो है उसे जो है बलात्कार माना जाएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाता है तो यह बलात्कार कहला जाएगा। ये धारा 376 में कहा गया। 372 में क्या कहा गया है? तो 372 में कहा गया है कि यदि किसी महिला को या कोई बालिका हो उसको जो है वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है तो उस पर जो है कोई बेचता है तो उस पर दंड का प्रावधान किया गया है 372 में। ठीक है। 405 या 406 किससे संबंधित है? तो धारा 405 या 406 में कहा गया है कि यदि किसी महिला को दहेज में मिले सामान पर, किसी महिला को दहेज में मिले सामान या उसके धन पर जो है कोई जो है ससुराल वाले या कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करता है तो उस पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है 405 406 के तहत धारा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर यहाँ से सी हो जाएगा 113A के तहत। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, किस धारा में घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर 60 दिन के अंदर कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है? धारा 12, बी है धारा 6, सी है धारा 7, डी है धारा 21। तो किस धारा के अंतर्गत जो है शिकायत करने पर 60 दिन के अंदर ही कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है? घरेलू हिंसा की शिकायत अगर है तो धारा 12 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 12 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई की जाएगी। त्वरित सुनवाई धारा 12 के अंतर्गत की जाती है। यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो इसके लिए शिकायत अगर दर्ज करती है तो 60 दिन के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो ये त्वरित सुनवाई हो जाएगी। तो यहाँ धारा 12 में धारा 6 किससे संबंधित है? तो यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसे जो है आश्रय गृह की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की जाएगी धारा 6 के अंतर्गत। धारा 7 के अंतर्गत क्या है? तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी, चिकित्सीय सहायता धारा 7 के अंतर्गत। धारा 21 के अंतर्गत अपराधी को हिरासत में लिया जाएगा, अपराधी को हिरासत में लिया जाएगा। ठीक है। धारा 21 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, आईपीसी की कौन सी धारा घरेलू हिंसा से तलाक लिए जाने पर पत्नी को भरण पोषण भत्ता दिलाता है? तो कौन है? धारा 405 या 406, बी है 372, सी है 376, डी है 125। तो कौन सी धारा जो है घरेलू हिंसा से के कारण यदि कोई महिला तलाक लेती है तो पति से जो है पत्नी को भरण पोषण भत्ता दिलाता है? कौन सा? आंसर हो जाएगा डी 125। धारा 125 दिलाता है। ठीक है। भरण पोषण भत्ता पत्नी को। इस 405 406 क्या है? तो अभी मैंने बताया कि यदि किसी महिला को जो है उसको दहेज में मिले जो धन है या फिर धन या सामान जो मिले हैं कोई जो है ससुराल वाले या कोई अन्य व्यक्ति जो है उस पर कब्जा करता है तो उस पर जो है दंड का प्रावधान किया जाएगा। 372 किस में है? 372 किससे संबंधित है? 372 में कोई किसी महिला को या बालिका को वेश्यावृत्ति के लिए बेचता है तो उस पर दंड का प्रावधान है 372। 376 किससे संबंधित है? तो 376 में यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार माना जाएगा। ठीक है। 376 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? ए है धारा 2, बी है धारा 3, सी है धारा 4, डी है धारा 5। तो किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? तो दहेज एक्ट कब लाया गया था? दहेज निरोध एक्ट 1961 में। 1961 में दहेज निरोध एक्ट लाया गया था। ठीक है। इसे लागू कब किया गया था? तो 20 मई 1961 में इसे संसद के द्वारा लाया गया था। 1 जुलाई 1961 को इसको लागू किया गया था। ठीक है। और घरेलू हिंसा को कब लागू किया गया था? घरेलू हिंसा को कब लागू किया गया था? एक्ट आया था 2005 में लेकिन लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है। लागू किया गया था। ये घरेलू हिंसा का है। तो दहेज के बारे में हम लोगों ने देखा 20 मई 1961 को इसके संसद के द्वारा इसे बनाया गया था। 1 जुलाई 1961 को इसको लागू किया गया था। और धारा इसमें जो है कौन सी धारा में इसे परिभाषित किया गया? तो धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया। धारा 3 में क्या है? तो धारा 3 में दहेज के लिए प्रावधान किया गया है कि दहेज लेने या देने के लिए जो है जुर्माने का प्रावधान है। 5 वर्ष के लिए कारावास है, 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा न्यूनतम और 15,000 का जुर्माना लगेगा। ये धारा 3 में। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उस पर जो है 5 वर्ष का कारावास होगा और 5,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है। मिनिमम। धारा 4 में क्या है? यदि कोई जो है दहेज का डिमांड करता है तो उस पर दंड का प्रावधान किया गया धारा 4 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है,
हिंदू अधिनियम में तलाक को कहते हैं? ए है डाइवोर्स, बी है तलाक, सी है विवाह विच्छेद, डी है बी एंड सी बोथ। तो हिंदू अधिनियम में तलाक को क्या कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सी, विवाह विच्छेद कहते हैं। ठीक है, विवाह विच्छेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्चतम न्यायालय ने वैध 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित कर दिया? ए है 2015, बी है 2016, सी है 2017, डी है 2019। तो उच्चतम न्यायालय ने वैध 3 तलाक को जो है कब असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो आंसर क्या चाहिए यहाँ पे? सी हो जाएगा 2017 में घोषित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 1 अगस्त 2019 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, 3 तलाक को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर पीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की एक दशा। यह स्टेटमेंट है? ए है कालेलकर का, बी है घुर्रे का, सी है नर्मदेश्वर प्रसाद का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की एक दशा, ये किसका है? आंसर क्या जाएगा? बी, घुर्रे का। किसका है? घुर्रे का है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा, यह कथन किसका? कालेलकर का, घुर्रे का, नर्मदेश्वर प्रसाद का, इनमें से कोई नहीं। तो जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सी हो जाएंगे, नर्मदेश्वर प्रसाद। कौन है? नर्मदेश्वर प्रसाद है। अगर कहे कि जातिवाद जो है राजनीति में उपजाति के प्रति निष्ठा है, तो ये पडिक्कर का, के एम पडिक्कर का। ठीक है, राजनीति में रूपांतरित जातिवाद राजनीति में उपजाति के प्रति निष्ठा है, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा है, ये पडिक्कर का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।